प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके बीच में एआईसी एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे, जो अभी हाल ही में लागू हुआ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक नया सिलेबस बनाया गया है वीएचओ के द्वारा, और ये अलग अलग कॉलेजों में भी उसी रूप में पढ़ाया जाएगा जिस रूप में कैंपस में चलता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित दुबे, आर्य महिला पीजी कॉलेज से, जो कि बीएचयू से संबद्ध एक महिला कॉलेज है, और आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। देखो, आप लोग नव प्रवेशी हैं, आप लोगों को जानना चाहिए कि अगर आपने एआईसी को मेजर सब्जेक्ट लिया है, देखिए हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक मेजर सब्जेक्ट बना हुआ है। तो मेजर सब्जेक्ट अगर यदि आपका एआईएससी है तो सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड दोनों आपको दिखाई पड़ रहा है यूजी सर्टिफिकेट। यानी अगर आप एक साल एआईसी के इस विषय को पढ़ते हैं तो आपको यूजी सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इसके बाद डिप्लोमा, उसके बाद डिग्री, देन उसके बाद रिसर्च के साथ ही एमए। तो ये पूरी प्रक्रिया है। ये भी जानिएगा कि जब बीए आप 80% से अधिक अंकों से प्राप्त करते हैं, पास करते, तभी आप उसके चौथे वर्ष में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस तरह की भी बातें चल रही हैं। तो ये जो 4 क्रेडिट का है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया, तो असल में बच्चों यह जो पेपर है ये 16वीं मतलब 16 महाजनपद से लेकर के गुप्तों के पतन तक चलेगा, द फॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो अगर हम देखें तो 6th सेंचुरी बीसी से ये स्टार्ट होगा, यानी महाजनपद काल से, और गुप्त काल तक पूरा पढ़ाई की जाएगी। अब ये 4 क्रेडिट का मतलब क्या है? यानी एक हफ्ते में इसकी 4 क्लासेस चलेंगी। ठीक है, कितनी क्लासेस चलेंगी? 4 क्लासेस इन 1 वीक। ये बात आप समझ गए। और ठीक इसी रूप में माइनर के अंतर्गत वो बच्चे आएंगे जिन्होंने एआईसी को एज ए माइनर सब्जेक्ट लिया है। मेजर उनका कुछ और हो, जैसे हिंदी हो, फिलॉसफी हो, बांग्ला हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी हो। अगर उनका एआईसी माइनर है तो उनको भी सेम सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर वो माइनर लिए हैं तो देखिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया, वही महाजनपद काल से लेकर के गुप्तों के पतन तक, जिसमें आप देख रहे हो दोनों को समान रूप से एक मेजर जो है उसको उनके लिए दिया गया है 70 घंटे की अवधि, और माइनर के लिए दिया गया है 50 आवर्स का। तो टोटल 70 घंटे की क्लासेस हैं, मेजर के लिए रखी गई हैं, और 4 क्रेडिट मतलब 1 वीक में 4 क्लासेस चलेंगी। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया पढ़ना है, जो कि हर्षवर्धन के काल से शुरू होकर के मोहम्मद गोरी तक जाएगा। तो यानी मेजर हो चाहे माइनर, उन लोगों को एक ही पेपर को पढ़ना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। ज़रा आप इधर देखिएगा, ये जो पेपर है आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा होगा कैटेगरी ऑफ कोर्स मेजर। ठीक है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम बात करें इसके बारे में कि इन दिस पेपर एम्स टू प्रोवाइड अ comprehensive अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ एंसेंट इंडिया। ठीक है, और स्टूडेंट विल एक्सप्लोर द एवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, की एम्पायर्स एंड सिग्निफिकेंट इन्वेंशंस that shaped the subcontinent through the detailed study of the Mahajanpadas, the rise and fall of the Magadha and Maurya empires, the impact of foreign dynasties, and the Gupta dynasty. The course seeks to illuminate the historical constant and dynamics that influenced the political developments and governance of the ancient India from the 6th century BCE to 6th century CE। तो आपको इस पेपर को पढ़ाने का उद्देश्य क्या बताया गया है कि आप एक जो राजनैतिक, ठीक है ना, जो विस्तार दिखाई देता है प्राचीन भारत का, उसको समझने के लिए आपको यह कोर्स उपलब्ध कराया गया है, ताकि आप उसका विकास देख सके कि कैसे हुआ। जैसे किसी एम्पायर का कैसे पतन हुआ, कैसे उसके उदय के क्या कारण हुए, क्या उनके महत्व था, ठीक है ना, कौन कौन से आक्रमण हुए, ठीक है ना,
तो इस भारतीय महाद्वीप में जो भी 6th सेंचुरी से लेकर के गुप्त काल के बीच में जो घटनाएं घटी हैं उनका अध्ययन आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें आपको उनका पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी राजनीतिक विकास और साथ में गवर्नेंस ऑफ एंसेंट इंडिया, मतलब उनका प्रशासन कैसा था, ये भी आपको बताया जाएगा। अब हम बात करें मेजर सब्जेक्ट में, ये 15 आवर्स का टीचिंग इसमें है। तो कहा गया कि पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द इंडिया फ्रॉम 6th सेंचुरी BCE टू 4th सेंचुरी BCE। तो इसमें क्या है, 600 से लेकर के 400 बिफोर क्राइस्ट एरा की बात की जा रही है। अब इसमें पॉलिटिकल कंडीशन इन द 6th सेंचुरी BCE, जिसमें 16 महाजनपद, 16 महाजनपदास एंड रिपब्लिक्स, जो 10 रिपब्लिक्स हैं उनके बारे में बात की जाएगी। और इसके अलावा ये भी बात किया जाएगा कि छठी सती ईसा पूर्व में क्या राजनीतिक दशाएं थी। तो आप कह सकते हो द पॉलिटिकल कंडीशन इन द 6th सेंचुरी BCE, है ना। तो अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए कह देगा, एक्सप्लेन द, यही कि एक्सप्लेन द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द 6th सेंचुरी BCE। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके फर्स्ट पार्ट से आएगा। सेकंड जो है यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, राइज ऑफ द मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। अब इसमें दो तरीके से रहेगा। तो व्हाट कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ मगध एम्पायर, यानी मगध के उत्कर्ष के क्या क्या कारण थे। दूसरा ये पूछ देगा कि व्हाट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल डायनेस्टी, तो मतलब किसी भी राजनीतिक जो वंश है उसका क्या आप कह सकते हैं कि क्या योगदान रहा, क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो उसमें आपको पढ़ना है हर्यक वंश, जिसमें बिंबिसार और अजातशत्रु उदयनभद्र आएंगे। फिर शिशुनाग वंश, जिसमें आपको शिशुनाग और कालाशोक को पढ़ना है। एंड नंद डायनेस्टी में महापद्मनंद की उपलब्धियाँ और नंदों का संक्षिप्त इतिहास पढ़ना है। थर्ड पार्ट में आप एक्मेनियन इन्वेशंस ऑफ इंडिया, जिसमें ईरानी, यानी जिसको आप हकामनी भी कहते हो, एक्मेनियन भी कहते हो, पारसी भी कहते हो, ठीक है ना। तो ईरानी आक्रमण के बारे में पढ़ना है और साइरस डेरियस फर्स्ट एंड जर्कसीज के बारे में पढ़ना है। फोर्थ है अलेक्जेंडर इन्वेशन ऑफ इंडिया, तो मतलब सिकंदर का भारत पर आक्रमण और यूनानी संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये पढ़ना है। तो इम्पैक्ट, इसको भी ध्यान रखिएगा। सेकेंड यूनिट में आपको मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। पहली तो ओरिजिन ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, तो क्या क्या थ्योरी हैं उत्पत्ति को लेकर के। फिर अचीवमेंट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, तो उसमें राजनीतिक विजयें भी सम्मिलित होंगी और सांस्कृतिक उसकी उपलब्धियां सम्मिलित होंगी, प्रशासन सम्मिलित होगा। अशोक, द अचीवमेंट ऑफ द अशोक, इसमें भी आपको वही करना है, पॉलिटिकल अचीवमेंट एंड कल्चरल अचीवमेंट, ठीक है। और धम्म आप अशोका, तो अशोक की पॉलिसी के बारे में भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, या ये भी हो सकता है कि मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी पूछ दे आपसे। फिर 8 पॉइंट है सेकंड यूनिट का, डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, यानी मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, ठीक है। तो ये 2 यूनिट है वह हो गया। तो इसका 15 मिला करके आपका कितना हो गया, 30 हो गया। अब हम बात करते हैं पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी एंड फॉरेन डायनेस्टीज़ के बारे में, जो कि आपका थर्ड यूनिट है, जिसमें आप शुंग वंश के बारे में पूछेगा, एक संक्षिप्त ब्रीफ पॉलिटिकल स्टडी ऑफ द, मतलब या कह देगा कि एक्सप्लेन द ब्रीफ नॉलेज अबाउट द शुंगा डायनेस्टी, या ये भी पूछ देगा कि पुष्प में शुंग से आप क्या समझते हैं। अब ये इसका संबंध कुछ लोग बैम्बिक कुल से लेते हैं, जो भी हो हम सब की वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। कई वीडियो भी बने हुए हैं, तो इसकी प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं, महाजनपद के नाम से है। अगला है कड़व डायनेस्टी के बारे में। चेदी डायनेस्टी के दौरान ये खारवेल को आपको पढ़ना है। इंडो ग्रीक में आपको डेमेस्ट्रियस, मेनेंडर और यूक्रेटाइडिस के बारे में पढ़ना है। शकों के बारे में अगर पढ़ना है तो वेस्टर्न क्षत्रपाज में आपको विशेष रूप से पढ़ना होगा रुद्रदामन के बारे में। तो पूछ सकता है डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ द रुद्रदामन। एंड पहलव, और पहलवों में शकपहर पार्थियनों के बारे में, गोंडो फर्निस के बारे में आपको पढ़ना होगा। और 12th जो टॉपिक है वो है कुषाणा डायनेस्टी का, तो उसमें अचीवमेंट ऑफ द कनिष्क प्रथम,
तो वहाँ पर आपको पढ़ना होगा कनिष्क प्रथम को, उसकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करना होगा। फिर अगर हम बात करें गुप्ता डायनेस्टी की, तो इसमें बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर, तो इसमें आपको ओरिजिन भी बताना पड़ेगा, उनकी जाति बतानी पड़ सकती है, और प्रारंभिक शासकों के बारे में चंद्रगुप्त प्रथम तक प्रारंभिक शासकों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो ये गुप्ता डायनेस्टी, ये चंद्रगुप्त वो नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त प्रथम अलग है। तो इसमें श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बताना है, ठीक है। और देन उसके बाद आप आगे जाएंगे तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ, उसकी पॉलिसी, उसका आर्यावर्त विजय, दक्षिणावर्त विजय, ये सब आपको पढ़ना होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियाँ, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त की उपलब्धियाँ, और अंत में गुप्तों का पतन। और एक और टॉपिक है द हुड़ा एंड द फॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर, मतलब हुड़ों का भारत पर आक्रमण और गुप्त साम्राज्य का पतन। अब हुड़ों में आपको तोरमाड़ और मिहिरकुल को पढ़ना होगा। अब जो प्रमुख किताबें हैं जिसको मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करूँगा, एक तो बिमल चंद पांडे का पहला और दूसरा पार्ट आप ले लीजिएगा। ये मेरे चैनल है हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाई अमित सर, विदाउट स्पेस देकर के अगर आपने टेलीग्राम पे लिखा तो वो चैनल आ जाएगा। और शुरू में ही आप देखेंगे करीब 9 फरवरी के आसपास 2 PDF ऐसे होंगे जिसको डाउनलोड करेंगे, प्राचीन नाम से लिखा होगा, कुछ आगे नंबर डिजिट लिखा होगा, वो वहाँ पे दोनों किताबें हैं। और उसके ठीक नीचे बिरला जायसवाल मैम की किताब है, तो बिरला जायसवाल मैम के ठीक ऊपर है, तो वो दोनों आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और कुछ नोट्स का भी है जो जैसे ओपन यूनिवर्सिटी के होते हैं, तो उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो 3 किताबें वहीं मिल जाएंगी आपको। वहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी सभी, उपेंद्र सिंह, मतलब जो भी लोग हैं इंग्लिश हिंदी सब मिल जाएगा वहाँ पे। बस आपको अपनी किताब देखनी होगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाई अमित सर में। अब देखिए इसी में देखिए कुछ किताबों के नाम देखिएगा, जैसे A.K. नारायण का द इंडो ग्रीक हुआ, B.N. पुरी का इंडिया अंडर द कुषाणास, तो ये अलग अलग फैला हुआ, तो आपको विदाउट लाइब्रेरी के तो नहीं मिलेगा। S.C. राय चौधरी का द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन पीपल के नाम से R.C. मजुमदार पुसलकर का है। और इसके अलावा केसी गुप्ता की किताबें एंसेंट इंडिया के नाम से चलता है, रामशरण शर्मा का है, R.S. शर्मा का भी है, तो इनका भी आप एंसेंट इंडिया ले सकते हैं इन इंग्लिश वर्जन में। B.D. महाजन का भी मिल जाएगा। लेकिन किसी में बहुत ज़्यादा मैटर है तो कोई डायनेस्टी बड़ा कम दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा लेक्चर पर आधारित रहना पड़ेगा, अपने टीचर पे भरोसा करना होगा। मेरे भी चैनल पर एंसेंट हिस्ट्री बाई अमित सर जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी बहुत सारा वीडियोज़ मिल जाएगा, मतलब मैंने पूरा टोटल कवर किया हुआ है, ठीक है। तो उस चैनल का उपयोग इसलिए करिएगा जिस पर आप देख रहे हो, ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये इसमें आपको मैंने फ्री में पॉलिटिकल हिस्ट्री पूरा अवेलेबल कराया हुआ है, ठीक है। और अगली चीज़ ये है कि देखिए R.S. त्रिपाठी का एंसेंट इंडिया है, ठीक है। P.L. गुप्ता का गुप्त साम्राज्य है। R.C. मजुमदार A.S. अल्तेकर का द गुप्त वाकाटक एज है, ठीक है। मजुमदार A.D. पुसलकर का द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल है, ठीक है। तो बिमल चंद पांडे दिख रहा होगा प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, ठीक है, तो दोनों पार्ट ले सकते हैं आप लोग। विशुद्धानंद पाठक का उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, ये भी किताब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, फ्री में अवेलेबल है यहाँ पर। राजबरी पांडे का प्राचीन भारत और एंसेंट इंडिया दोनों है, तो आपको जो लेना है वो ले लीजिए आप लोग, ठीक है। बहुत सारी किताबें हैं। उपेंद्र सिंह का हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, ये भी टेलीग्राम पर अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से इन किताबों को ले सकते हैं। और अब अगली बात हम लोग करते हैं माइनर वालों के लिए। तो जो ये मेजर का है वही माइनर का है, ठीक है, तो अदर सब्जेक्ट वाले उसको कर सकते हैं। अब हमारे सब्जेक्ट के बच्चों को और क्या पढ़ना है जिनको AI से मेजर सब्जेक्ट मिला हुआ है, तो इसमें आपको मल्टी डिसिप्लिनरी फाउंडेशन कोर्स में यानी MD के अंतर्गत 3 क्रेडिट का, यानी एक हफ्ते में आपको 3 क्लासेस लेनी होंगी, मतलब हर हफ्ते वर्ल्ड सिविलाइजेशन का ब्रॉन्ज एज टू द आयरन एज। तो ये पेपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है हमारा, देखिए ये भी देखिए, ये माइनर वाला होगा, देख रहे हैं ना, सेम वही पेपर है, आप लोग देख सकते हो जो मेजर का था, ठीक। अब हम बात करेंगे इसमें देखिएगा, ये आपका MD वाला सब्जेक्ट जो है,
इसमें आपको वर्ल्ड सिविलाइजेशन पढ़ाया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि पहले में एंशिएंट इजिप्ट के बारे में, मिस्र की सभ्यता के बारे में, चाहे उसके इकोनॉमिक हो, सोशल कंडीशन हो, चाहे प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे रिलीजन हो, साइंस हो, आर्ट, आर्किटेक्चर, लाइफ अचीवमेंट हो अखनातेन का, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है और इसमें आपको इसी का अध्ययन आपको करना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें पिरामिड योगीन और मिस्र के क्या योगदान था, क्या समाज को क्या देन है, ये सारी बातें पढ़ना है। किताब इसके लिए अच्छी है मेरे हिसाब से आर.एन. पांडे की विश्व की सभ्यताएं, या श्री राम गोयल की किताब आप ले सकते हो। यूनिट सेकंड में सुमेर की सभ्यता पढ़ना होगा, जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता का पार्ट है। इसमें उसके सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, रिलीजन, साइंस, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का अध्ययन करना है, ठीक है ना। तो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, वैज्ञानिक प्रगति क्या उन्होंने किया था, क्या कला के क्षेत्र में विकास किया था। थर्ड में बेबीलोन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन आएगा। तो लाइफ एंड कोड ऑफ द हम्मुराबी, तो हम्मुराबी की उपलब्धियां और उसकी विधि संहिता। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बेबीलोन, बेबीलोन का क्या आर्थिक दशा थी, सामाजिक क्या दशा थी, धार्मिक कैसी मान्यता थी उस काल में, क्या बेबीलोन का साइंस था, उनका वैज्ञानिक प्रगति क्या थी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था बेबीलोन का। और चाइना में सांग और चाउ एज के बारे में पढ़ना है, कन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ना है, लाओत्से के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका टॉपिक है सांग एंड चाउ डायनेस्टी के बारे में। और 16वां टॉपिक है यहाँ पर लाइफ एंड टीचिंग ऑफ द कन्फ्यूशियस, वही जो मैंने बता रहा था कन्फ्यूशियस का शिक्षाएं। तो इसका भी वीडियो सब बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, और वर्ल्ड सिविलाइजेशन का आगे बनता रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारी किताबें हैं, यहाँ पर किताबों का नाम लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले करके उसको खरीद सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आर.एन. पांडे, रामनिहोर पांडे का विश्व की सभ्यताएं बहुत ही अच्छी पुस्तक है। श्री राम गोयल की भी पुस्तक है, थोड़ी सी कठिन पड़ती है, ठीक है ना। बाकी अदर आप कहीं से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सारी किताबों का नाम लिखा हुआ है। अगला पॉइंट अगर हम बात करें, और ये देखेंगे, अब स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में आपको पढ़ना है 3 क्रेडिट में एक और, सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द आर्कोलॉजिकल रिमेन्स। अब इसमें क्या है, देखिए एक वैल्यू एडेड कोर्स है। वैल्यू एडेड कोर्स में आपको एनएसएस, एनसीसी, स्पोर्ट्स, योगा और कल्चर में हेरिटेज ऑफ द बनारस या काशी के नाम से वैल्यू एडेड कोर्स दिया हुआ है, 4 क्रेडिट का है। तो वो आपको फैकल्टी ऑफ आर्ट्स उपलब्ध कराएगा या कॉलेज प्रशासन देगा कि वो क्या चलाना चाहता है। और ये सर्वे ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक तो पहला ये 3 क्रेडिट का, यानी एक हफ्ते में 3 क्लासेस चलेंगी। इंट्रोडक्शन टू सर्वे क्या है, सर्वेइंग मेथड्स, यानी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे, सर्वे का क्या उद्देश्य है, क्या उसका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में, सर्वे कितने प्रकार के होते हैं, परंपरागत, है ना, और वैज्ञानिक विधियों के बारे में बात की जाएगी। कंटूर सर्वे किसे कहते हैं, कैसे उसका सर्वे बनाया जाता है ग्राफ पर, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट है अ ब्रीफ सर्वे ऑफ आर्कोलॉजिकल साइट एंड मॉन्यूमेंट्स, जैसे प्री हिस्टोरिक साइट है, ठीक है ना, यानी लिथिक एज की, एंड रॉक पेंटिंग, जैसे भीमबेटका, आदमगढ़ के बारे में बात करें, चित्रकूट के बारे में बात करें, पंचमढ़ी की बात करें। आर्कोलॉजिकल साइट्स के बारे में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, रॉक कट केव्स, रॉक कट टेम्पल्स, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और थर्ड है बेसिक इंट्रोडक्शन द डॉक्यूमेंटेशन, डिफिनीशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन करना, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या महत्व है, क्या उसका प्रकार है, क्या उसकी विधियाँ हैं डॉक्यूमेंटेशन करने की, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन कैसे एक आर्कोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स का किया जाना चाहिए, कैसे करेंगे, ठीक है ना, या किसी साइट का कैसे करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एंटिक्विटीज, कोई आपको पुरावस्तु मिल गई तो उसका कैसे डिफिनीशन, क्या अर्थ स्पष्ट करेंगे, कैसे उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। रोल ऑफ द आर्कोलॉजिकल ड्राइंग, तो ड्राइंग करने का क्या मतलब योगदान है आर्कोलॉजी क्षेत्र में। और ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द आर्कोलॉजिकल ड्राइंग, तो कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग किया जाता है ड्राइंग के। तो ये सारी चीज़ें
यहाँ पर दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सब कुछ। तो ये पेपर आपको, तो ये कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये पेपर आपका, ठीक है, तो ये सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। तो आपको कितने पेपर पढ़ने होंगे? एक पेपर, 2, 3, एक लैंग्वेज पेपर पढ़ना होगा जिसमें इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत लेना होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर एपिग्राफी के क्षेत्र में जाना है, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी के क्षेत्र में जाना है, तो आपको संस्कृत आनी चाहिए, ठीक है। तो आप हो सकता है म्यूजियोलॉजी में आराम से नौकरी पा जाएं, एज ए एपिग्राफिस्ट की नौकरी पा जाएं, जो कि क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस एग्ज़ाम कराते हैं, तो उसमें आप चयनित हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आप एक्सकेवेशन, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और अदर स्टेट में नौकरी चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश मजबूत होनी चाहिए। तो इंग्लिश और संस्कृत आप ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।